रेजोनेंस के डिवीजन में डेफिनेशन से यदि बातों को स्टार्ट करें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। व्हाट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स? तो यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में प्रेजेंट है, ठीक, उसको अपन क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन थोड़ा और करेक्ट करें तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में प्रेजेंट है या जो पाई बॉन्ड बना सकता है उसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। सपोज यदि मैं लिखूं स्ट्रक्चर जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हें मानना पड़ेगा तो पाई बॉन्ड में मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में पाई इलेक्ट्रॉन्स मानना पड़ेगा, तुम्हें लोन पेयर में पाई इलेक्ट्रॉन मानना पड़ेगा, तुम्हें फ्री रेडिकल में पाई इलेक्ट्रॉन मानना पड़ेगा। वैसे भी स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन लिख ही लेते हैं कि यदि मैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो पाई बॉन्ड में कितना काउंट करना पड़ेगा तुम्हें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना। नेगेटिव चार्ज में कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना। लोन पेयर में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना। और फ्री रेडिकल में कितना पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना? 1 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना। ठीक, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि डेफिनेशन पे बात करें तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इन चार में से किसी भी स्ट्रक्चर का पोजीशन यदि चेंज होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। अब क्या रेजोनेंस हर टाइप के स्ट्रक्चर में होता है? तो नहीं, हमें कुछ कंडीशन से देखना पड़ती है कि कंपाउंड में यदि ये कंडीशंस होंगी तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा, भले इन चार का पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब यदि कंडीशंस में बात करें तो फर्स्ट कंडीशन होती है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर का मतलब एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस मस्ट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब रेजोनेंस केवल उन एटम पे होता है जो एक प्लेन में होते हैं। यदि एक प्लेन में नहीं रहेगा तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। अच्छा, प्लेनर नॉन प्लेनर हमें कैसे मालूम चलता है? हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोलते हैं? sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड एटम्स एंड अटैच्ड एटम्स जनरली प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। भाई sp2 वाले को क्या बोलते हो? ट्राइगोनल प्लेनर। और sp वाले को क्या बोलते हो? लीनियर। बॉन्ड एंगल मस्ट बी 180। तो ये कंडीशन होती है फर्स्ट। लेकिन इसका सेकंड कंडीशन इतना स्ट्रांग है कि हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत रेयर। और सेकंड कंडीशन है कंपाउंड मस्ट हैव कॉन्जुगेशन। कंपाउंड में कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है। देखो, कॉन्जुगेशन एक कंडीशन है, एक अरेंजमेंट है। वैसा अरेंजमेंट यदि कंपाउंड में रहेगा तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा। अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन। ठीक, तो अपन थ्योरी में यहीं से आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन में यदि अपन बात करें तो थ्योरी ये बोलता है, कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन ये बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स एट एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। मतलब इन स्ट्रक्चर को देखो। अब इस स्ट्रक्चर में यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखना, ये चार एटम लिखा हुआ, एक एटम ये हो गया, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है। और इन पे जो डंबल शेप भी प्रेजेंट है ना, वो कैसे हैं? पैरेलल है। तो ऐसा यदि अरेंजमेंट रहेगा तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन है। और यदि ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा ना तो हम बोल देंगे कि कॉन्जुगेशन है। पहली बात कि जब स्ट्रक्चर लिखा हुआ आता है तो उसमें डंबल शेप भी थोड़ी ना लिखा हुआ दिखेगा, तो डंबल शेप भी पहचानते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो यही सीखते हैं कि डंबल शेप भी पहचानते कैसे हैं। देखो, डंबल शेप भी कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है। यदि अपन बात करें तो फिक्स स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो मैं डंबल शेप पी की बात करूं तो डंबल शेप पी किन स्ट्रक्चर्स में होता है? तो यदि स्ट्रक्चर लिखूं तो देखो, पाई बॉन्ड यदि रहेगा तो समझ जाना कि वहां डंबल शेप पी है। यदि वहां पे लोन पेयर है किसी एटम पे तो समझ जाना डंबल शेप पी है। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो डंबल शेप पी है। ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल रहेगा तो डंबल शेप पी है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो भी डंबल शेप पी है। अब तुम बोलो पॉजिटिव चार्ज में डंबल शेप पी कैसे रहेगा? तो डंबल शेप पी यदि वैकेंट रहेगा तो उसका मतलब ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो यदि डंबल शेप पी वैकेंट है तो पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो इन पांच स्ट्रक्चर्स में डंबल शेप पी होता है। ठीक, तो अब बताओ कि डंबल शेप भी हम पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? आसानी से पहचान में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये पांच स्ट्रक्चर हैं इसका मतलब डंबल शेप भी है। अब यदि डंबल शेप पे और यदि अपन बात करें तो जरा इन स्ट्रक्चर्स को देखो। अब यदि अपन बात करें तो डंबल शेप पी देखो तीन टाइप के डिफाइंड होते हैं, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। और ये एक्सिस के अलोंग है। देखो, ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे y लिख दूं, यहाँ पे z लिख दूं तो ये पी एक्स हो गया। यहाँ पे देखो तो ये x y z और ये क्या हो गया? पी वाई। और चूंकि यहाँ पे ये z एक्सिस के अलोंग है इसलिए क्या हो गया? ये पी जेड हो गया। अब जरा ध्यान से देखो तो अगला जो बात हमें याद रखना होता है कि किन्हीं भी दो p के बीच का एंगल कितना होता है।
किन्हीं भी दो डंबल शेप पी ले लो, किन्हीं भी दो पी के बीच का जो एंगल रहेगा वो 90 रहेगा। अब 90 क्यों रहेगा? अरे क्यों, एक्सिस के बीच का एंगल ही तो हुआ। एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना? 90। एक्स और जेड के बीच का एंगल कितना? 90। जेड और वाई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो किन्हीं भी दो पी के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब ये ध्यान रखने के बाद यदि अपन आगे बात करते हैं, सपोज मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे OH लिखा और CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा ये, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पे कितना? 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। अब यदि मैं बात करूं कि क्या डंबल शेप भी इसमें है, तो हाँ, पाई बॉन्ड भी दिख रहा है मुझे, लोन पेयर भी दिख रहा है, मतलब डंबल शेप भी तो होगा, पक्का इसमें होगा। अब यदि मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, मैं अरेंजमेंट लिखता हूं। अरेंजमेंट देखना, यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे ये तो जो ये बन रहा है ये तो पाई बॉन्ड है, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे ये वाला हो गया पाई बॉन्ड। अब यदि मैं लोन पेयर की बात करूं ऑक्सीजन पे, तो एक लोन पेयर तो यहां रहेगा, रेड वाले डंबल शेप पी में रहेगा, और एक लोन पेयर कहां रहेगा? एक लोन पेयर ये ब्लैक वाले डंबल शेप पी में रहेगा। अब कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला डंबल शेप पी वाले दो फीचर्स थे, सिमिलर और डिफरेंट, जैसे यहाँ पे लोन पेयर सेम था, तो दो डिफरेंट पी ऑर्बिटल में रहेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी एक एटम पर इन पांच में से कोई भी दो फीचर्स सेम और डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, तो कोई एक ही डंबल शेप पी है जो पैरेलल आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ओनली इस वाले स्ट्रक्चर में ओनली वन लोन पेयर कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि दूसरा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ही नहीं ना। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है, याद रखना, कि यदि किसी स्ट्रक्चर पे, ठीक, किसी एटम पे एक से ज्यादा टाइप के डंबल शेप भी हैं, मतलब इन पांच में से कोई भी दो फीचर्स प्रेजेंट हैं, तो ओनली वन कैन पार्टिसिपेट। सुना? और बोलते ये हैं कि जनरली पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट्स। ठीक, यदि पाई बॉन्ड के साथ कोई भी रहेगा, लोन पेयर रहे या नेगेटिव चार्ज रहे, तो जनरली कौन पार्टिसिपेट करता है? जनरली पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट्स। ठीक, और अच्छे एग्जांपल्स में यदि बात करें तो जरा इस वाले एग्जांपल को देखो, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, दिस कंपाउंड इज pyridine। अब ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन पे देखना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या सारे कॉन्जुगेशन में रहेंगे? नहीं, सारे कॉन्जुगेशन नहीं हो सकते। देखो नाइट्रोजन पे पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी, मतलब दो डंबल शेप भी हुए, और यदि दो दो डंबल शेप भी हैं, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे, और यदि परपेंडिकुलर होंगे तो ओनली वन कैन पार्टिसिपेट। तो फिर हमने क्या बोला था, कि हमने क्या बोला अभी अभी, कि यदि पाई बॉन्ड के साथ कोई प्रेजेंट रहेगा तो जनरली पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट्स। तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में रहेगा, लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक जैसे तुम पायरॉल बोलते हो तो लोन पेयर नाइट्रोजन का पार्टिसिपेट करता है, जैसे फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन में ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं लेकिन एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि यदि एक से ज्यादा लोन पेयर या एक से ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स के फीचर्स यदि किसी एटम पे प्रेजेंट है, तो ओनली वन कैन पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। तो फिर इस तरीके से हम कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब स्ट्रक्चर लिखा हुआ आता है तो स्ट्रक्चर में हम कभी भी डंबल शेप ही पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्लियरली नहीं दिखता, राइट। तो फिर हम अपने तरीके से यदि हम कॉन्जुगेशन को डिफाइन करें, तो अब ये देखो, ये अपने लिए मेन है, हमें एक्चुअली इसका रिवीजन करना था। देखो, जब अपन ने जीओसी में स्टार्टिंग किया था तो स्टार्टिंग में अपन ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, राइट। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के लिए यदि बात करें तो देखो, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच होने का कंडीशन क्या क्या लिखा था अपन ने? इलेक्ट्रॉन रिच होने का कंडीशन अपन ने लिखा था कि यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच, लोन पेयर यदि रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच, और यदि मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इन तीन कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होने वाला कंडीशन बोलते हैं। क्लियर है ये बात? फिर यदि अपन और बात करें तो फिर अपन ने दूसरा क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे पहचानते थे अपन? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यदि तुम्हें पहचानना है तो तुम क्या पहचानो? तुम पहचानो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यदि रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। डेल्टा प्लस चार्ज भी डेफिशिएंसी का साइन है, चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, इसलिए डेल्टा प्लस विथ मल्टीपल बॉन्ड यदि रहेगा तो भी हमें क्या मानना पड़ेगा? डेफिशिएंट मानना पड़ेगा।
फिर यदि अपन बात करें तो डेफिशिएंसी का और कोई साइन होता है, वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो भी डेफिशिएंसी का साइन है, ये हमें पहचानना आता है। अब इससे कॉन्जुगेशन को कैसे रिलेट करेंगे, तो यदि तुम्हें कॉन्जुगेशन पढ़ना है तो मेरी बात सुनो। कॉन्जुगेशन में बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट, मतलब इस बॉक्स से कोई भी एक और इस बॉक्स से कोई भी एक, और इनके बीच में यदि एक लिंक होता है, एक बॉन्ड होता है, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कहने का मतलब इन तीन में से कोई भी एक लेंगे, फिर हम बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड सिंगल और डबल दोनों हो सकता है, क्योंकि अपने सिलेबस में सिंगल बॉन्ड ज्यादा यूज होता है, इसलिए अपन सिंगल बॉन्ड पे बात ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड रहे या डबल बॉन्ड रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देख के कॉन्जुगेशन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, अपन कॉन्जुगेशन बना के देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना के देख लो। हम ये बोल रहे हैं, जैसे सपोज मान लो मैंने इस बॉक्स में से सबसे पहले क्या लिया, इस बॉक्स में से मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी एक एटम पे नेगेटिव चार्ज लिखना है। तो जैसे मान लो मैंने किसी एक एटम पे नेगेटिव चार्ज लिख लिया, ये लो। फिर मुझे क्या करना है, एक बॉन्ड बनाना है, तो मैंने ये वाला ऐसा बॉन्ड बना दिया ये। फिर मुझे क्या करना है, इस बॉक्स में से एक एक करके जोड़ी बनाना है, तो सबसे पहले प्लस लिखा है तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, दिस इज कॉन्जुगेशन। ये जो लिखा ये कॉन्जुगेशन है। ऐसे और बना लेते हैं, चलो नेगेटिव चार्ज की और बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेगेटिव चार्ज। फिर मुझे क्या लगाना है, बॉन्ड लगाना है। फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड मैंने लगा दिया ऐसा। ठीक, फिर यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट पे यदि बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज के साथ यदि मुझे वैकेंट ऑर्बिटल लिखना है, तो मैंने एक एटम पे नेगेटिव चार्ज लगाया, और यहाँ पे मैंने लगाया वैकेंट ऑर्बिटल, तो मैंने बोरॉन विथ 3 बॉन्ड्स ऐसे लिख दिया Br2। तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन। फिर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में यदि बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोन पेयर लिखना पड़ेगा। लोन पेयर के बाद मुझे बॉन्ड बनाना पड़ेगा और मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, दिस इज कॉन्जुगेशन। फिर मुझे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, नेक्स्ट जोड़ी बनाओ, लोन पेयर लिखो, सिंगल बॉन्ड बनाओ और मल्टीपल बॉन्ड लिखो ऐसा। फिर क्या करो, लोन पेयर लगाओ किसी एटम पे, फिर बॉन्ड लगाओ, फिर क्या करो, वैकेंट ऑर्बिटल लिखो। इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट लिख रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन है। तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, मैं जोड़ी ही तो बना रहा हूँ, मैं कॉम्बिनेशन ही तो बना रहा हूँ। ठीक, फिर यदि और कॉम्बिनेशन लिखें तो अभी इस बॉक्स में नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड। तो चलो आ जाओ मल्टीपल बॉन्ड का अरेंजमेंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड लगाना है, फिर वहां पे क्या था बॉक्स में प्लस चार्ज, तो ये कॉन्जुगेशन है। फिर नेक्स्ट यदि मैं लिखूं तो फिर मुझे मल्टीपल बॉन्ड लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर मैंने मल्टीपल बॉन्ड लिखा, दिस इज कॉन्जुगेशन। और यदि मैं लिखूं तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल बॉन्ड लिखा और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल लिखा, दिस इज कॉन्जुगेशन। एक और यदि कॉन्जुगेशन लिखूं जो इस बॉक्स में नहीं था, डेफिशिएंसी का एक साइन फ्री रेडिकल भी तो होता है, तो ये भी क्या है, ये भी है कॉन्जुगेशन। ठीक, ये कॉन्जुगेशन। ठीक, अब जरा इतने अरेंजमेंट में से जरा कुछ बातें डिसाइड करते हैं, चलो आज। अच्छा, पहली बात, एक और तुम्हारा ध्यान यदि जा रहा हो तो यहाँ पे मैंने जो सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डेल्टा प्लस वाला मल्टीपल बॉन्ड लिखा हुआ है। ठीक, जबकि यहाँ पे देखो डेल्टा प्लस वाला मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिखा मैंने, नॉर्मल मल्टीपल बॉन्ड है। तो अपन लास्ट में एक बार ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात कर लेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट दोनों की जैसा बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यदि अपन बात करें कि इस कॉम्बिनेशन को लिखने के बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो हम एक चार्ज स्केल यूज करते हैं, जरा इस चार्ज स्केल को समझना, तब लिखना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 0 लिखा मतलब न्यूट्रल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब यदि मैं डायरेक्शन बनाऊं तो देखो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का डायरेक्शन बोलना, ये वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करने का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का डायरेक्शन है। कहने का मतलब कि यदि मैं यहाँ प्लस चार्ज से स्टार्ट करूं तो प्लस चार्ज वाला जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, वो न्यूट्रल बनेगा। क्यों, क्योंकि एक एरो के बाद तो न्यूट्रल पे पहुंचे। हाँ, न्यूट्रल होने के बाद यदि वो एक बार और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके वो क्या बनेगा, वो निगेटिवली चार्ज बनेगा। ठीक, अच्छा ये वाला डायरेक्शन यदि मैं लिख के बताऊं तो ये वाला डायरेक्शन जो लिख रहा हूं ना, ये वाला डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला डायरेक्शन है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट बोलो, इलेक्ट्रॉन रिलीज बोलो, इलेक्ट्रॉन देने वाला बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला डायरेक्शन हुआ। एक बार बोल के देख लेते हैं कि यदि नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल जब डोनेट करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अच्छा, एक और बात,
जब भी हम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखते हैं, एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की साइड लगाते हैं। कहने का मतलब देखो एक ही लॉजिक होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात है कि इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तुम 100 बार बुलवा लो तो भी इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। हम एरो ऐसा ही लगाएंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, तुम ये याद रखना, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कहने का मतलब ए और सी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ए और सी के बीच में बॉन्ड बनना है मतलब एक बॉन्ड पहले से था, एक और बनाना है, तो मैंने दो बॉन्ड बना दिए। अब यदि चार्ज स्केल लगाओगे तो देखो, नेगेटिव चार्ज था ए पे पहले, नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, डोनेट किया, डोनेट किया तो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। कार्बन पे प्लस था, कार्बन पे प्लस था, गेन किया तो क्या हो जाएगा, गेन किया तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। और लिख लेते हैं आज। यहां पर यदि बात करें तो देखो, जब ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन कार्बन के ऑलरेडी यदि 4 बॉन्ड है तो 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो वो क्या करेगा, एक बॉन्ड को हटा देगा। तब तो अपन ऐसा बोलते हैं, मैकेनिज्म लिखने का एक तरीका ये भी तो है कि बॉन्ड बनेगा बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड बनेगा बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो यदि तुम्हें रेजोनेंस समझने में थोड़ा भी दिक्कत है, तुम इस तरीके से बोल सकते हो कि हमेशा क्या होता है, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा। इस तरीके से बोलोगे तो अपने आप बिना कुछ लॉजिक के अपने आप रेजोनेंस समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि यहाँ पे बात करें, चलो सारे मिक्स करके बात करते हैं अपन। हमने क्या बोला, ए और सी के बीच में बॉन्ड बनेगा और कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। चार्ज स्केल लगाएंगे तो अभी बोला था, ए पे माइनस है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये कॉर्नर वाले कार्बन पे आओ, कॉर्नर वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं था, मतलब वो न्यूट्रल था, और यदि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज रेजोनेंस। इस तरीके से रेजोनेंस लिखा जाता है। ये जो थर्ड वाला है, हालांकि सिलेबस में यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी आ जाओ। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट के बीच में बॉन्ड बना दिया, हमने लो बना दिया। चार्ज स्केल लगाएंगे तो ए न्यूट्रल हो जाएगा, तीसरी बार बोल रहा हूं। बोरॉन पे बात करो, बोरॉन पहले कैसा था, बोरॉन न्यूट्रल है, और यदि न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज स्केल यूज करके देख लेना, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उस पर आएगा नेगेटिव। देखो अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ये वाला, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो ये सीखो ना, मैंने क्या बोला कि हमें इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट के बीच में बॉन्ड बनाना है, मतलब मुझे ए और सी के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऐसा। अब पहला डाउट ये कि ए पे मैं कितना लोन पेयर लिखूं, तो ए पे एक भी लोन पेयर नहीं लिखूंगा। क्यों, लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया ना, लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना इसलिए। तो फिर चार्ज स्केल लगाओगे तो चार्ज स्केल लगा के देखो, ए पहले कैसा था, न्यूट्रल, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कौन सा चार्ज आएगा, उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन कैसा था, पॉजिटिव चार्ज, यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पे क्या आएगा, उस पे हो जाएगा न्यूट्रल। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बात करें तो वैसी ही बात है कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ से 5 बॉन्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिच डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ पे डोनेट करेगा, तो सब में अपन एरो तो ऐसा लगा ही देते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये बात तो बदलेगी नहीं। अब यदि इलेक्ट्रॉन रिच ने डोनेट किया तो ए ने यदि डोनेट किया, तो फिर से वैसी बात बोल लो, यदि डिफिकल्ट लग रहा है तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो भी तो अपने आप लिखने में आ रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड बना दो, यहाँ पे बॉन्ड बना दो और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर दो। लोन पेयर वाले ने डोनेट किया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, कार्बन न्यूट्रल था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन यदि मैं लिखूं, ये जो मैं सब लिख रहा हूं ना, दिस इज रेजोनेंस। और कितना आसान, हमें कोई डंबल शेप पी नहीं देखना, हमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना, केवल कितना सा खेल, बॉन्ड बनेगा ब्रेक होगा, बनेगा ब्रेक होगा, बनेगा ब्रेक होगा, बस यही तो करना है। अब बस तुम्हें पहचानना, ये सीखना पड़ेगा कि एरो का डायरेक्शन किस तरफ लगाना है। तो जैसे मान लो मैं इसमें लिखूं, तो एरो का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से डेफिशिएंट की तरफ लगता है ना, तो यहाँ पे भी ए पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और बोरॉन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉन्जुगेशन, दिस इज रेजोनेंस जो हम लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो वैसे बोलना जरा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, और यदि ऐसा हुआ तो वैसा कर दो। ऐसा करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाना है, और चार्ज स्केल लगाओ। इस वाले कार्बन पे पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन गया, रिलीज किया, डोनेट किया, इसलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ए जो पहले पॉजिटिवली चार्ज था, अभी उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए उस पे कौन सा आ जाएगा, उस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल।
ठीक, सबसे इजी क्या पड़ेगा, फिर से सुनो मैं बोल रहा हूं, इस तरीके से करो, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, रेजोनेंस अपने आप लिख के तैयार। हमें एरो लगाने की जरूरत भी नहीं, हमें ये भी नहीं बोलने की जरूरत कि यहाँ पे 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये वाला बॉन्ड पेयर हटेगा। हम केवल बॉन्ड ब्रेक होगा बनेगा, ब्रेक होगा बनेगा, इससे भी कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कहीं चार्ज नहीं आएगा तुम एक बार चार्ज इसके लगा के देख लेना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पे ये मल्टीपल बॉन्ड रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग लिख दो। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, बोरॉन पे आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो न्यूट्रल था, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज क्योंकि वो पहले न्यूट्रल था इसलिए। बस ये लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है जरा ये ध्यान से देखना। इस वाले में देखो पहली बात फ्री रेडिकल है, साथ में फ्री रेडिकल का रिक्वायरमेंट होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से केवल 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऐसे। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, तुम केवल कलर देखते रहो इलेक्ट्रॉन्स का कि मैं कैसे लिख रहा हूं। यहां पर हुआ ये कि इस कार्बन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसका ए को प्रोवाइड करा दिया, जबकि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा। और यहीं पे रहने का मतलब है कि यहां पर तो ये तो बन जाएगा बॉन्ड, और इस वाले कार्बन पे बन जाएगा फ्री रेडिकल, दिस इज रेजोनेंस। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेशन देखते हैं और इस तरीके से हम रेजोनेंस लिखते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेना, अब जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो फिर इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे, ठीक है।